सोचिए, करोड़ों रुपयों का एक विशाल प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए फेल हो जाए क्योंकि किसी ने एक कागज की छोटी सी पर्ची खो दी थी। या फिर ऑफिस के व्हाइट बोर्ड पर लिखा कोई बहुत जरूरी काम किसी से गलती से मिट गया हो। बिल्कुल। आज के इस डिजिटल दौर में ये बात किसी मजाक जैसी लग सकती है, लेकिन मतलब दशकों पहले दुनिया भर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बिल्कुल इसी तरह मैनेज किए जाते थे। हाँ, और ये कोई छोटी बात नहीं थी। सही कहा। आज के इस गहन विश्लेषण में हम बिल्कुल इसी दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, जो कि बहुत ही रोमांचक होने वाला है। बिल्कुल। हमारी आज की चर्चा का मुख्य विषय है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के साथ इंटेलिजेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का विकास। और इसके लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वो काफी गहराई से इस विषय पर रोशनी डालते हैं। हाँ, आज हमारे पास जो रिसर्च, तकनीकी नोट्स और केस स्टडीज हैं, वे इस बात की बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं कि कैसे काम को व्यवस्थित करने का तरीका विकसित हुआ है। मतलब साधारण अस्त व्यस्त कागजी टास्क लिस्ट से लेकर आज के आधुनिक डेटा और एआई द्वारा संचालित युग तक। और आज के हमारे इस विश्लेषण का मिशन भी बहुत ही स्पष्ट है। तकनीक ने डरावने और उलझे हुए प्रोजेक्ट्स को कैसे आसान बनाया है। यही नहीं, बल्कि यह भी समझना कि भविष्य में हमारे काम करने के तरीके और यहाँ तक कि ऑफिस में हमारी भूमिकाएं किस तरह पूरी तरह से बदलने वाली हैं। ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इस यात्रा की शुरुआत असल में कैसी थी? मैं कहूंगा कि यह एक बहुत ही शानदार विषय है, क्योंकि यह यात्रा सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के विकसित होने की कहानी नहीं है। तो यह किस चीज की कहानी है? यह असल में इस बात की कहानी है कि इंसानी दिमाग ने अपनी सीमाओं को पार करने के लिए तकनीक का सहारा कैसे लिया। दिलचस्प है। देखिए, जब हम पुराने वर्किंग मॉडल्स और रिसर्च पर नजर डालते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमेशा से इतना सुव्यवस्थित और शांत नहीं था। तो क्या शुरुआती दिनों में ये किसी अराजकता से कम नहीं था? बिल्कुल, वो पूरी तरह से एक अराजकता ही थी। उस अराजकता की कल्पना करना भी थोड़ा डरावना लगता है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि बिना तकनीक के इतना सारा काम कैसे होता होगा। हाँ, अगर हम उस समय में जाएं जब दफ्तरों में कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे तो हालात बहुत अलग थे। हमारी रिसर्च के अनुसार प्रोजेक्ट मैनेजरों के पास हथियारों के नाम पर केवल कागज, पेन, चिपकाने वाले नोट्स और एक बहुत बड़ा सा बुलेटिन बोर्ड होता था। बस यही उनके टूल्स थे। वो मैनुअली रूप से हर एक छोटे बड़े टास्क को लिखते थे, अलग अलग लोगों को काम सौंपते थे और फिर बस हाथ बांधकर उम्मीद करते थे कि सब कुछ चमत्कारिक रूप से समय पर पूरा हो जाएगा। ये कुछ वैसा ही था जैसे बिना किसी मैप के गाड़ी चलाना। हाँ, बिना जीपीएस और बिना ये जाने कि सड़क पर कितना ट्रैफिक है, एक अनजान शहर में गाड़ी चलाना। और उस बिना जीपीएस वाली ड्राइविंग का नतीजा ये होता था कि एक्सीडेंट्स बहुत होते थे। मतलब प्रोजेक्ट्स फेल होते थे। बिल्कुल, इस पूरी मैनुअल प्रक्रिया की सबसे बड़ी खामी इसकी अक्षमता थी। क्योंकि जब इंसान हर चीज कागज पर ट्रैक करता है तो गलतियों की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है ना? एकदम सही। एक छोटी सी भूल, जैसे किसी सप्लायर को फोन करना भूल जाना, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को हफ्तों पीछे धकेल सकती थी। और उस दौर के जो ऐतिहासिक डेटा हमारे पास है, वे भी तो यही दिखाते हैं कि तब डेडलाइंस अक्सर मिस हो जाती थी। हाँ, संसाधनों का यानी कर्मचारियों के समय और कंपनी के पैसे का कोई संतुलन नहीं था। मतलब कई बार कुछ कर्मचारियों के पास कोई काम नहीं होता था। और दूसरी तरफ कुछ कर्मचारियों पर काम का इतना अधिक बोझ आ जाता था कि वे पूरी तरह से टूट जाते थे। ये तो बहुत ही असंतुलित व्यवस्था थी। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि जैसे जैसे दुनिया भर में व्यापार की गति बढ़ने लगी, चीजें बदलने लगीं। हाँ, प्रोजेक्ट्स का आकार करोड़ों से अरबों डॉलर का होने लगा था। तब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि इस पुरानी कागजी व्यवस्था से अब काम नहीं चलने वाला। एक ऐसे सिस्टम की सख्त जरूरत थी जो इंसान के दिमाग से ज्यादा चीजें एक साथ याद रख सके। और यहीं पर 1980s के दशक में वो बहुत बड़ी तकनीकी क्रांति देखने को मिलती है। ये वो समय था जब पर्सनल कंप्यूटर केवल वैज्ञानिकों के पास से निकलकर आम दफ्तरों की डेस्कों पर अपनी जगह बना रहे थे। बिल्कुल, और इसी समय माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का उदय हुआ, जिसने सच में दफ्तरों की कार्यप्रणाली को बदलना शुरू किया। हमारे नोट्स में जिस एक चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, जिसे हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का असली आहा मोमेंट कह सकते हैं, वो है गैंट चार्ट का कंप्यूटर स्क्रीन पर आना। गैंट चार्ट, बिल्कुल, ये एक विजुअल टाइमलाइन थी जिसने अचानक से उन डरावने और जटिल प्रोजेक्ट्स को बदल दिया, छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़ दिया। गैंट चार्ट ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की दुनिया में जो मनोवैज्ञानिक बदलाव किया, उसे समझना बहुत जरूरी है। वो कैसे? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो पाएंगे कि इंसान का दिमाग लंबी लंबी सूचियों को बढ़ने के लिए नहीं बना है। हाँ, हम विजुअल पैटर्न को बहुत तेजी से समझते हैं। ठीक कहा। गैंट चार्ट ने मैनेजरों को ठीक वही विजुअल दृष्टि दी।
तो पहली बार काम सिर्फ एक टू डू लिस्ट नहीं था, बल्कि समय के साथ उन कामों का आपसी संबंध स्क्रीन पर रंगीन पट्टियों के रूप में दिख रहा था। बिल्कुल सही। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है। हाँ, बताइए। क्या ये सिर्फ एक फैंसी चार्ट नहीं था? मतलब एक चार्ट तो कागज और रंगीन पेन से भी बनाया जा सकता था। ये एक अच्छा बिंदु है। तो स्क्रीन पर दिखने वाले इस चार्ट ने असल में अड़चनों या बॉटलनेक्स को कैसे दूर किया? ये बहुत ही सटीक सवाल है। कागज पर बने चार्ट और सॉफ्टवेयर वाले गैंट चार्ट में सबसे बड़ा अंतर डायनामिक रिकैल्कुलेशन का था। डायनामिक रिकैल्कुलेशन मतलब सब कुछ अपने आप बदल जाना। हाँ, कागज पर अगर एक काम 2 दिन लेट हो गया तो आगे के 50 कामों की तारीखें रबर से मिटाकर दोबारा लिखनी पड़ती थी। और कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता होगा, ये तो बहुत उबाऊ काम है। बिल्कुल। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में अगर एक टास्क खिसकता था तो उस पर निर्भर आगे के सारे टास्क अपने आप रिकैल्कुलेट होकर नई तारीखों पर खिसक जाते थे। अरे वाह, इससे तो मैनेजरों को तुरंत अड़चनों को पहचानने की शक्ति मिल गई होगी। हाँ, अगर दीवार बनने का काम पेंटिंग के काम से जुड़ा है तो चार्ट में वो लाल रंग की लाइन से साफ दिखाई देता था। इससे रणनीति बनाना काफी आसान हो गया होगा। ये काम को सिर्फ मैनेज करने से आगे बढ़कर काम की रणनीतिक मॉडलिंग करने की ओर एक बहुत बड़ा कदम था। मैं कहूंगी कि ये तो वाकई अंधेरे कमरे में लाइट चालू करने जैसा था। सब कुछ अचानक से दिखने लगा था। एकदम सही तुलना है। और फिर जैसे जैसे सॉफ्टवेयर का विकास हुआ, हम डिजिटल एकीकरण और ऑटोमेशन के युग में आ गए। ये एक और बड़ा मील का पत्थर था। आज जो रिसर्च हमने देखी है वो बताती है कि कैसे डिजिटल टूल आने से मैनुअल काम जो पहले बहुत उबाऊ हुआ करते थे, वे ऑटोमेटिक होने लगे। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का एक्सेल और आउटलुक जैसे अन्य टूल्स के साथ जुड़ना बहुत जरूरी था। इससे डेटा के अलग अलग साइलो टूट रहे थे। एक ही जगह पर मीटिंग शेड्यूल करना और ईमेल ट्रैक करना संभव हो गया था। बिल्कुल, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर आपस में बात करने लगते हैं तो असली जादू शुरू होता है। और इस एकीकरण ने न केवल डेटा एंट्री का समय बचाया, बल्कि कुछ नया भी पेश किया है। हाँ, इसने सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी छलांग को जन्म दिया, जिसे रिसोर्स लेवलिंग कहा जाता है। रिसोर्स लेवलिंग, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझा जा सकता है क्या? जरूर। मान लीजिए एक लीड डेवलपर है जो 3 अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। ठीक है। पुराने जमाने में तीनों प्रोजेक्ट के मैनेजर उसे अपने अपने हिसाब से काम दे देते। नतीजा? उस बेचारी डेवलपर के पास एक ही दिन में 16 घंटे का काम इकट्ठा हो जाता होगा। बिल्कुल। लेकिन रिसोर्स लेवलिंग के आने से सॉफ्टवेयर ने पूरे सिस्टम को एक साथ देखना शुरू किया। तो क्या इसका मतलब यह है कि सॉफ्टवेयर ने खुद ही ये तय करना शुरू कर दिया कि कौन सा कर्मचारी कितना काम कर सकता है? ये काम कैसे करता था? हाँ, एक हद तक ऐसा ही है। सॉफ्टवेयर ये देख सकता है कि एक व्यक्ति के पास दिन में केवल 8 घंटे की वर्किंग कैपेसिटी है। अच्छा। अगर सिस्टम में उसे 12 घंटे का काम असाइन किया गया है तो सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से उस अतिरिक्त काम को अगले दिन खिसका देगा। या फिर शायद एक अलर्ट देगा कि ये काम किसी और को सौंपा जाना चाहिए। एकदम सही। ऑटोमेशन ने संसाधनों को इस तरह संतुलित करना शुरू कर दिया कि कोई भी कर्मचारी ना तो ओवरलोड हो और ना ही कोई खाली बैठे। इसका सीधा असर तो मानसिक स्वास्थ्य और बर्नआउट कम करने पर पड़ा होगा। बिल्कुल। पूरा कार्यबल बहुत अधिक उत्पादक बन गया, क्योंकि काम का बंटवारा अब भावनाओं या अंदाजे पर नहीं, बल्कि गणित और डेटा पर आधारित था। ये सच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। किसी को भी बिना वजह लगातार ओवरटाइम करना पसंद नहीं है। हाँ, और इसी संदर्भ में टेम्पलेट्स के जादू का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। मैं भी वही बोलने वाली थी। रिसर्च पेपर्स पढ़ते हुए ये बात सामने आई कि कैसे विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए पहले से बने टेम्पलेट्स का इस्तेमाल शुरू हुआ। टेम्पलेट्स ने पहिए का दोबारा आविष्कार करने की जरूरत को खत्म कर दिया। हाँ, अब मैनेजरों को हर बार एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते समय शून्य से शुरुआत नहीं करनी पड़ती थी। अगर एक कंपनी साल में 20 बार एक ही तरह का सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज करती है तो उसके स्टेप्स हमेशा समान ही होंगे। एक प्रूवन फ्रेमवर्क को बार बार इस्तेमाल करने से न सिर्फ समय बचा, बल्कि कोई जरूरी स्टेप छूटने का जोखिम भी शून्य हो गया। और इन दोनों चीजों ने, यानी टेम्पलेट्स और रिसोर्स लेवलिंग ने मिलकर प्रोजेक्ट मैनेजर की भूमिका को पूरी तरह से बदल दिया। वे अब सिर्फ डेटा एंट्री क्लर्क नहीं रह गए थे जो बस चेकलिस्ट टिक कर रहे हों। सही कहा। वे अब असल में एक रणनीतिकार या योजनाकार बन गए थे। यहाँ ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अब हम सीधे भविष्य में कदम रख रहे हैं, जो वास्तव में अब हमारा वर्तमान बन चुका है। एआई का युग और माइक्रोसॉफ्ट 365 को पायलट। कागज और पेन से शुरू हुई ये यात्रा अब इंटेलिजेंट शेड्यूलिंग तक पहुंच गई है। ये सिर्फ एक टूल अपग्रेड नहीं है, बल्कि काम करने के पूरे दर्शन का बदल जाना है। मैं भी सोच रही थी। ये बदलाव काम करने की गति का नहीं है, बल्कि काम करने के तरीके का है।
एआई और डेटा संचालित अंतर्दृष्टि के साथ क्या सॉफ्टवेयर अब केवल ये बताता है कि क्या हो चुका है? नहीं, अब सॉफ्टवेयर केवल ये नहीं बताता कि क्या हो चुका है या वर्तमान में क्या चल रहा है, तो फिर बल्कि अब ये बताता है कि आगे क्या होने वाला है। इसे प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स कहा जाता है। आगे क्या होने वाला है? ये तो किसी जादू जैसा लगता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि पैटर्न पहचानने का एक बहुत ही उन्नत विज्ञान है। जैसे मौसम विभाग करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मौसम विभाग पिछले कई सालों के डेटा का विश्लेषण करके ये अनुमान लगाता है कि कल बारिश होगी या नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में एआई ऐतिहासिक डेटा का गहराई से विश्लेषण करता है। हाँ, उदाहरण के लिए ये देख सकता है कि पिछले 3 प्रोजेक्ट्स में किसी एक विशेष वेंडर का काम हमेशा 15% देरी से पूरा हुआ है। हमारे नोट्स में एक बहुत ही शानदार केस स्टडी है जो इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। कौन सी वाली? एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो बहुत ही सटीक उदाहरण है। एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो एक साथ कई शहरों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट चला रही है। जाहिर है उनके लिए हर छोटी चीज को मैन्युअल रूप से ट्रैक करना इंसान के बस की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। मान लीजिए सॉफ्टवेयर ये पहचान लेता है कि भारी बारिश के कारण सीमेंट की डिलीवरी में अक्सर देरी होती है और इस बार भी मौसम खराब है। और यहीं पर इंटेलिजेंट शेड्यूलिंग असली गेम चेंजर साबित होती है। पुराने सिस्टम में क्या होता? पुराने सिस्टम में सीमेंट लेट होने का मतलब था कि साइट पर मौजूद इलेक्ट्रिशियन, पेंटर और मजदूर सब खाली बैठे रहते और कंपनी का पैसा बर्बाद होता रहता। लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट 365 को-पायलट के साथ चीजें बदल गई है। हाँ, एआई केवल एक लाल झंडी नहीं दिखाता कि सीमेंट लेट है, सावधान रहें, बल्कि ये मैनेजर को अलर्ट करने के साथ साथ तुरंत शेड्यूल में बदलाव के स्मार्ट सुझाव भी देता है। बिल्कुल सही। लेकिन मुझे यहाँ एक खामी नजर आ रही है। कैसी खामी? अगर एआई खुद ही बता रहा है कि काम लेट हो रहा है, तो क्या वो हमेशा यही सुझाव नहीं देगा कि इस काम के लिए 2 और लोगों को काम पर लगा दो? ये एक जायज सवाल है। क्या ये प्रोजेक्ट के बजट को नहीं बिगाड़ेगा? यही तो इस आधुनिक तकनीक की सबसे बड़ी खूबी है। ये सिर्फ पैसे या लोग फेंक कर समस्या को नहीं सुलझाता। तो ये क्या करता है? ये उपलब्ध संसाधनों के भीतर ऑप्टिमाइजेशन खोजता है। अच्छा, उसी कंस्ट्रक्शन वाले उदाहरण में ये कैसे काम करेगा? एआई ये सुझाव दे सकता है कि चूंकि सीमेंट आने में 2 दिन की देरी है, क्यों ना हम उन 2 दिनों में ग्राउंड फ्लोर की वायरिंग का काम पहले निपटा लें, जो वैसे भी अगले हफ्ते होना था। शानदार। ये एक सक्रिय दृष्टिकोण है, प्रतिक्रियाशील नहीं। मतलब ये समस्याओं के आने का इंतजार नहीं करता, बल्कि समस्याओं के आने से पहले ही उनका रास्ता बदल देता है। हाँ, इससे न केवल कंपनी की उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि टीम के सदस्यों का मनोबल भी बहुत बढ़ता है। यह मनोबल वाली बात बहुत दिलचस्प है। ऐसा क्यों है कि एक सॉफ्टवेयर के फैसले लेने से कर्मचारियों को बेहतर महसूस होता है? क्योंकि अनिश्चितता कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा तनाव होता है। ये तो है। जब सब कुछ पारदर्शी होता है और कर्मचारियों को पता होता है कि मैनेजमेंट के पास हर संभावित समस्या का एक बैकअप प्लान मौजूद है, तो वे अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं और प्रेरित भी महसूस करते होंगे। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि वे एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा हैं जो फेल होने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हमने बुलेटिन बोर्ड और खो जाने वाली कागजी पर्चियों से लेकर काफी लंबा सफर तय किया है। बहुत लंबा सफर। अब एआई मौसम और पुराने डेटा के आधार पर भविष्यवाणियां कर रहा है, लेकिन तकनीक यहीं रुकने वाली नहीं है। कतई नहीं। भविष्य में हमें और क्या देखने को मिल सकता है? भविष्य की तकनीक पर जो रिसर्च है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से इशारा कर रही है कि हम प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी एनएलपी के एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां सॉफ्टवेयर से बात करना किसी इंसान से बात करने जैसा होगा। इसका मतलब है कि भविष्य में जटिल मेन्यू या बटन्स में उलझने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। सॉफ्टवेयर से सामान्य भाषा में सिर्फ ये कहना होगा, अगले महीने लॉन्च होने वाले मार्केटिंग कैंपेन के लिए एक पूरी योजना तैयार करो, जिसमें वीडियो प्रोडक्शन और सोशल मीडिया दोनों शामिल हों, और बस काम हो जाएगा। हाँ, और सॉफ्टवेयर पिछले सभी सफल कैंपेन्स के डेटा के आधार पर कुछ ही सेकंड्स में एक पूरा गैंट चार्ट, रिसोर्स एलोकेशन और टाइमलाइन तैयार कर देगा। मैं कहूंगी कि ये सोचने में जितना अद्भुत है, उतना ही ये काम करने के तरीके को सरल भी बनाता है। बिल्कुल। इस पूरे बदलाव का सबसे मुख्य बिंदु यह है कि भविष्य में प्रोजेक्ट्स बहुत कम लागत और कम संसाधनों के साथ और भी तेजी से पूरे होंगे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तो रोजमर्रा की भूमिकाओं में आएगा ना? हाँ, मैनेजरों की भूमिका पूरी तरह से बदल जाएगी। वे अब काम की निगरानी करने वाले, चेकलिस्ट टिक करने वाले या स्प्रेडशीट भरने वाले टास्क ओवरसियर्स नहीं रहेंगे। एआई ये सारा बिजी वर्क संभाल लेगा,
इसके बजाय मैनेजर दूरदर्शी रणनीतिक लीडर बन जाएंगे। उनका काम ये तय करना होगा कि प्रोजेक्ट का विजन सही दिशा में जा रहा है या नहीं। बिल्कुल सही कहा। अगर हम इस पूरी चर्चा को एक धागे में पिरोएं तो ये साफ दिखता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की शुरुआत एक बहुत ही साधारण कागजी टास्क लिस्ट और अनगिनत अनिश्चितताओं के साथ हुई थी। उस दौर में बस अंदाजे से काम होता था। फिर 1980s के दशक में गैंट चार्ट ने हमें एक जादुई विजुअल टाइमलाइन दी, जिसने काम को देखने का नजरिया ही बदल दिया। उसके बाद इंटरनेट और डिजिटल एकीकरण के दौर ने डेटा साइलोस को तोड़ा। रिसोर्स लेवलिंग ने मशीनों को ये सिखाया कि इंसानों की क्षमता सीमित होती है, जिससे कार्यबल को ओवरलोड से बचाया जा सका। और आज हम एआई और माइक्रोसॉफ्ट 365 को पायलट के साथ एक ऐसे युग में खड़े हैं जहां डेटा संचालित फैसले लिए जा रहे हैं। प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट हो रहा है और समस्याओं के आने से पहले ही उनके समाधान तैयार कर लिए जाते हैं। इस पूरी यात्रा ने डरावने और उलझे हुए प्रोजेक्ट्स को पहले प्रबंधनीय बनाया और अब प्रबंधनीय से उन्हें पूरी तरह से इंटेलिजेंट बना दिया है। और इन सब बातों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। वो क्या? हमारी रिसर्च से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि तकनीक बहुत तेजी से वो सब कुछ करना सीख रही है जो कभी एक प्रोजेक्ट मैनेजर का मुख्य और सबसे जरूरी काम हुआ करता था। जैसे शेड्यूल बनाना, बजट ट्रैक करना और काम बांटना। तो ये सोचने वाली बात है, जब एआई ऐतिहासिक डेटा के आधार पर शेड्यूलिंग, संसाधनों का सटीक बंटवारा और संभावित रुकावटों की भविष्यवाणी करने का पूरा काम पूरी तरह से संभाल लेगा, तो क्या होगा? क्या भविष्य में प्रोजेक्ट मैनेजर की भूमिका टाइमलाइन मैनेज करने से हटकर पूरी तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस पर केंद्रित हो जाएगी? यही तो बात है। क्या आने वाले समय में असली चुनौती डेटा चार्ट्स या सॉफ्टवेयर को समझना नहीं, बल्कि मानवीय रचनात्मकता को सही दिशा देना रह जाएगा? टीम के आपसी विवादों को सुलझाना और इंसानी व्यवहार को प्रेरित करना। जब मशीनें सारा तार्किक काम कर लेंगी, तो शायद इंसानियत ही ऑफिस का सबसे जरूरी कौशल बन जाएगी। मैं कहूंगी कि ये एक बेहद ही उत्तेजक और गहरा विचार है। सहमत हूं। अगर मशीनें सारा तकनीकी और गणितीय काम संभाल लेंगी तो हमारी मानवीय खूबियां जैसे सहानुभूति, प्रेरणा और रचनात्मकता सिर्फ अच्छे गुण नहीं रह जाएंगे, बल्कि वे काम करने के लिए सबसे जरूरी योग्यता बन जाएंगे। यह भविष्य के वर्क स्पेस को देखने का एक बहुत ही शानदार और सकारात्मक नजरिया है। इस विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस पूरी तकनीकी विकास की यात्रा को गहराई से खंगालने का ये सफर निश्चित ही कई नए और रोचक परिप्रेक्ष्य सामने लेकर आया है। अगली बार फिर एक नए विषय और एक नई गहराई के साथ इसी तरह की एक और वैचारिक यात्रा पर निकलेंगे। तब तक के लिए सोचते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।